हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, ये नाम तो अब यार सबने सुन लिया होगा। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने इस बारे में बात नहीं की होगी, इस बारे में सोचा नहीं होगा, इस बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा नहीं होगा कि AI जो है वो दुनिया को आने वाले वर्षों में कैसे बदल सकती है। लेकिन AI का एक दूसरा पक्ष भी है। AI जो है निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा, बहुत सारे बदलाव लेकर आ भी रहा है, ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन और भी आने वाले बहुत सारे बदलाव आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन AI के साथ जुड़ा हुआ एक ऑपरेशनल पक्ष है जिसको आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और वो है कि AI के मॉडल्स को चलाने के लिए, AI को काम करने योग्य बनाने के लिए बेहद ज्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ती है। और ये बिजली कहां से आएगी? हम ये तो आसानी से कह देते हैं कि आने वाले दिनों में ये सारे काम जो है AI करेगा, ये भी AI करेगा, वो भी AI करेगा। यहां पे आपको अतुल सर नहीं, कोई AI बॉट पढ़ा रहा होगा। लेकिन भैया, AI को चलाने के लिए आपको बेतहाशा बिजली की आवश्यकता है। एक चुनौती जिस पर आमतौर पे हम लोग गौर नहीं करते वो ये कि भाई ये बिजली कहां से आएगी, वो भी खासकर आजकल के दौर में जब हम क्या बात करते हैं कि हमको अपने एमिशन, हमको अपना कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम करना है। तो ऐसे में बिजली कहां से लाओगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का समाधान निकालने के लिए जो बिग टेक कंपनियां हैं, जो AI के फील्ड में सबसे आगे हैं, वो क्या कर रही हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा सा क्लू इंडिया का भी लेंगे कि क्या भारत भी उस दिशा में थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। किसी अखबार के आर्टिकल पे बेस नहीं है, ये एक डिस्कशन आर्टिकल है, तो इसको जो है ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा 2025 के लिए जो आखिरी बैच है, P2I आखिरी बैच है। इसके बाद कोई P2I बैच नहीं आएगा, इसके बाद केवल क्रैश कोर्स बैचेस आएंगे। ये जो है शुरू हो चुका है 21 तारीख से, यानी कि कल से AJ लाइव कोड लगा के 17,999 में आप जुड़ सकते हो। याद रखिएगा, इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी कराई जाएगी बहुत ही एक अच्छे तरीके से, कंप्लीट तरीके से। इसके बाद कोई इस तरह का बैच नहीं आएगा, केवल क्रैश कोर्स आएंगे। आप इस बैच से जुड़ सकते हो। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो तो हमारा बैच जो है, जो हमारा प्रॉपर एक फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको अब से हम 1 वर्ष तक आपको यूपीएससी की तैयारी कराएंगे प्रॉपर। और उसके बाद जो है उसके बाद आपको रिवीजन और आपको प्रीलिम्स की तैयारि शुरू कराएंगे। ये बैच जो है आपको AJ लाइव कोड लगा के आप केवल 26,999 में जुड़ सकते हो। अभी सेल लगी हुई है, इस पर तुरंत जुड़ जाइए ताकि आपको जो है एक सही दामों पर यह बैच प्राप्त हो जाए। 2026 के लिए ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत टाइम है, अब सही समय है शुरुआत करने का। चलिए साहब, अब आते हैं हम अपनी AI से जुड़ी चर्चा पर। तो यार, अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो अभी तो AI, हम इस बात को मान सकते हैं ना कि AI अभी शुरू भर हुआ है। अभी तो जितना पोटेंशियल, जितना काम AI कर सकता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी वो नहीं कर रहा है। अभी तो केवल शुरू भर हुआ है। लेकिन अभी से पिछले वर्ष बेटा, अमेरिका में कुल जितनी पावर का कंजम्पशन हुआ, अमेरिका की ऊर्जा खपत, पूरे देश की जो कुल ऊर्जा खपत थी, उसका 4% AI में गया। जबकि अभी तो हम कह रहे हैं कि AI, हम कहते हैं ना, इट इज जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। अभी तो केवल शुरू हुआ है, अभी तो बहुत आगे जाएगा यार AI। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है AI से, ये बात क्लियर है। बहुत सारी चीजें होंगी। अभी से ही ऑलरेडी कुल ऊर्जा खपत का 4% AI में जा रहा है। और इस बात की पर्याप्त संभावना है कि 2030 तक अमेरिका की ऊर्जा खपत का 9% जो है वो AI में जाएगा। तो यार, एक फील्ड आपके पूरे देश में जितनी बिजली है उसका 10%, 9% खा जाएगा। तो यार, यानी कि बहुत ज्यादा बिजली लग तो रही है। अब सवाल यह आता है कि AI में इतनी बिजली लगती क्यों है? यार, ये जो हम देखते हैं, मैं आपको एकदम बेसिक सिंपल सा भी अगर एग्जांपल दूं, बहुत ही फंडामेंटल बेसिक AI का, कि यार आपके यहां भाई, जब आप चैट GPT यूज करते हो तो यार आप कोई प्रश्न पूछते हो, वो आपको उसका एनालिसिस करके उत्तर देता है तुरंत। ये काम कहीं से तो हो रहा है। तो इस उत्तर को जनरेट करने के लिए क्या हुआ है, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर बने हैं। इन डेटा सेंटरों में हजारों कंप्यूटर जो हैं वो 24 घंटे काम करते हैं। क्योंकि AI को ऐसा तो नहीं है कि दिन में काम करता है, रात में काम नहीं करता।
हजारों कंप्यूटर काम करते हैं, 24x7 काम करते हैं, और इतनी ज्यादा वहां पर गर्मी, एक तो ये कंप्यूटरों में पावर जाती है, ये हजारों कंप्यूटर लगातार चल रहे हैं, रुक ही नहीं रहे किसी एक सेकंड के लिए भी, तो एक तो इनमें ऊर्जा जा रही है, लेकिन वहां पे बेहद ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। इतने कंप्यूटर, इतनी मशीनें अगर हर घड़ी हर सेकंड चलेंगे तो बेहद ज्यादा गर्मी उत्पन्न होगी। तो यहां पर जो है कूलिंग के लिए भी आपको बेहद ज्यादा इंतजाम करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप कूलिंग का प्रबंध नहीं करोगे तो ये इन मशीनों में आग लग सकती है, या आपके कंप्यूटर्स खराब हो सकते हैं, आपका एआई मॉडल ठप पड़ सकता है। तो कुल मिला के ये जो है, ये कहा जाता है कि ऊर्जा को ये पूरे मॉडल पीते हैं, बहुत ज्यादा विद्युत का उपयोग ये करते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा का ये प्रयोग करते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि अगर आप, और एआई में निवेश तो करना है क्योंकि एआई भविष्य है, यह हम जानते हैं। तो अब पॉइंट यह है कि अगर भविष्य एआई है और उसमें निवेश करना है तो उसके लिए यह ऊर्जा कहां से लाई जाए, इस ऊर्जा का क्या करें? क्योंकि याद रखिए कंपनियों के पास क्या है, एक दो तरफा, एक दोराहे पर कंपनियां खड़ी हो गई हैं। जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियों की हम बात करें, मैं केवल बिग टेक कंपनियों की बात कर रहा हूं, गूगल हो गई आपकी, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, जो कंपनियां मतलब करोड़ों लोगों को सर्व करती हैं, आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, आपकी अमेज़न हो गई। तो मैं इस तरह की कंपनियों की अगर बात करूं, ये जो बिग टेक कंपनियां हैं, ये क्या कर रही हैं? एक तरफ तो इनको एआई में निवेश करना ही करना है, भाई ये सही बात है, और दूसरी तरफ इन कंपनियों को अपना उत्सर्जन भी कम करना है, क्योंकि अमेरिका ने लक्ष्य लिया है कि भाई 2030 तक हम नेट जीरो करेंगे। अगर 2030 तक इन बिग टेक कंपनियों को नेट जीरो करना है तो अपना उत्सर्जन तो कम करना पड़ेगा। यानी कि अब अगर ये आमतौर पे कोयले से या गैस से या तेल से बनने वाली ऊर्जा खरीदेंगे तो इनका उत्सर्जन तो बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का संतुलन कैसे किया जाए, और इनके संतुलन के इस प्रयास में आता है, क्या निकल के आता है? नाभिकीय ऊर्जा। इनके संतुलन के इस प्रयास में निकल के आती है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा तो हम सभी जानते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, यूरेनियम के एक परमाणु को तोड़ते हो और उस परमाणु के टूटने से क्या होता है, आपके यहां ऊर्जा बनती है। ये आप जानते हैं, नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है ये एक ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है, इसमें कोई धुआं नहीं निकलता, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता, ये बात हम जानते हैं। और ऊर्जा की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, नाभिकीय ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा होती है। और एक बात और है कि नाभिकीय ऊर्जा जो है वो ऑल वेदर है, मतलब विश्वसनीय है। जैसे मान लीजिए आप सौर ऊर्जा पे बैंक कर रहे हो, तो यार सौर ऊर्जा हमको पता है सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, बादल है तो काम नहीं करेगी, ठीक है। या फिर अगर आप पवन ऊर्जा पे काम कर रहे हो तो पवन ऊर्जा भी भाई जब हवा नहीं चल रही तो काम नहीं करेगी, ये बात सही है। अगर आप उससे ऊर्जा बना के स्टोर करते हो तो आपको बैटरियों में खर्च करना पड़ेगा। तो कुल मिला के नाभिकीय ऊर्जा जो है ये स्वच्छ है, ये विश्वसनीय है, और ये मात्रा में भी अधिक है, मतलब इससे ऊर्जा भी आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो ये बिग टेक कंपनियों में आपको अचानक से देखने को मिलेगा। अगर आप में से कोई अमेरिकन स्टॉक मार्केट फॉलो करता है तो आप देखोगे अचानक से वहां पर बड़े सारे स्टार्टअप हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी में डील करते हैं। अचानक से जो उनमें से जो लिस्टेड है उनके शेयरों के दाम अचानक से बढ़ रहे हैं, क्योंकि वे छोटी छोटी कंपनियां, कोई गूगल से डील कर रही है, कोई माइक्रोसॉफ्ट से डील कर रही है, कोई अमेजॉन से डील कर रही है। तो वहां पर क्या हो रहा है, नाभिकीय ऊर्जा में जो कंपनियां काम करती हैं अचानक से उनकी मांग में भारी वृद्धि देखी गई है। तो ये सारी की सारी बड़ी कंपनियां जो हैं ये किसी ना किसी तरह से नाभिकीय ऊर्जा में अब निवेश करना चाहती हैं। देखिए नाभिकीय ऊर्जा के साथ थोड़ी सी चुनौतियां भी होती हैं, ये हम जानते हैं। चेरनोबिल नाम की एक जगह थी जहां पर नाभिकीय रेडिएशन जो है वो लीक हुआ था, जिसके कारण बहुत लोगों की जानें गई थी, ये बात हम जानते हैं। तो पहले ये हम देख सकते हैं कि 90 का दशक आते आते अमेरिका थोड़ा सा नाभिकीय ऊर्जा से पीछे हटने लगा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां पर एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर नाम की चीज आई। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, देखिए अभी क्या है, हम नाभिकीय रिएक्टर के बारे में सोचते हैं। अगर मैं आपसे कहूं नाभिकीय रिएक्टर के बारे में सोचिए तो आपकी नजर में एक बहुत बड़ा रिएक्टर आएगा, एकदम इंडस्ट्रियल स्केल, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारा दूर दूर तक जगह खाली है, वहां पे कहीं जमीन के गहराई में कहीं पर नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया है, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा बन रही है, हजारों लोग उसमें काम कर रहे हैं। हमारे दिमाग में ऐसा ग्रांड स्केल आता है कि नहीं आता?
लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर नाभिकीय रिएक्टर इतने बड़े स्केल पर ही बनाया जाए। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है ये आजकल ज्यादा चर्चा में है। ये क्या है? छोटे छोटे रिएक्टर हैं। ये क्या है? ये छोटे रिएक्टर हैं। और अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक फैक्ट्री बना रहा हूं जहां पर मेरा डेटा सेंटर है, तो ये आपका जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है वो यहां पर भी बनाया जा सकता है, यानी कि इसके एकदम पास बनाया जा सकता है ताकि ऊर्जा बने और सीधा यहां पहुंचती रहे। क्योंकि ये छोटे स्तर पे बनाया गया है, इसमें रेडिएशन वगैरह के खतरे भी बहुत कम होते हैं। इसमें इस तरह के जो आपके जो एक खतरे हैं वो भी इससे जुड़े हुए कम होते हैं। तो आमतौर पे आप देखेंगे अमेरिका में बिग टेक कंपनियां जो हैं वो इस तरह के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर बहुत ज्यादा निवेश कर रही हैं। अब एक बार याद कीजिए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट का भाषण। बजट के भारत ने क्या किया था? अब तक नाभिकीय ऊर्जा में भारत का स्टैंड यह रहा है कि केवल सरकार इस पे काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर इस पे काम नहीं करेगा। लेकिन इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है अपने बजट में कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वगैरह बनाने के लिए भारत में उन्होंने कहा है कि हम निजी क्षेत्र के साथ भी काम करेंगे। याद है, पढ़ाया था आपको मैंने। तो अब आपको समझ में आ रहा है? उस टाइम समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आया कि निर्मला सीतारमण जी ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति क्यों दी? क्योंकि आगे जाके भारत का भी सपना है कि हम भी एआई के क्षेत्र में काम करें, और उसके लिए हमको पता है कि हमको भी ऊर्जा लगेगी। ये ऊर्जा के लिए हम ऑलरेडी इतना कोयला जलाते हैं और कोयला तो जला नहीं सकते, तो हमको भी किसी ना किसी तरह से नाभिकीय ऊर्जा पर बैंक करना ही पड़ेगा, जिसके लिए हमको भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप इसके लिए देख सकते हैं एक एनटीपीसी और भारत का जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इन दोनों ने मिलकर एक संस्था भी बनाई है, एक कंपनी भी बनाई है, अणुशक्ति विद्युत निगम। एक अणुशक्ति विद्युत निगम बनाया गया है जो कि इनके प्रचार प्रसार में काम करेगा। तो भारत भी जो है आने वाले समय में एआई को लेकर जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उसमें ये छोटे रिएक्टर कैसे मदद कर सकते हैं उस पर काम करने वाला है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये जो एआई का ऊर्जा वाला पक्ष था ये आपको अब तक पता नहीं होगा, लेकिन आज मैंने आपको समझा दिया है। एआई से जुड़ा कोई भी उत्तर इसके बिना मत लिख के आइएगा, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आगे आपको जो है कुछ नया होगा तो आपको बताता ही रहूंगा। तब तक आपको बता दूं 2026 का हमारा बैच जो है भाई वो शुरू हो चुका है। एजे लाइव कोड लगा के 26,999 में जुड़ जाइए। 2025 वाला बैच भी शुरू हो चुका है, 17,999 में आप जुड़ सकते हैं। लेकिन तब तक आपको ये बता दूं हमारी 18 हिंदी किताबों का सेट जो है आप एजे लाइव कोड लगा के 4299 में ले सकते हैं। आप इसको ले लेंगे, आपको और कोई पुस्तक नहीं खरीदनी पड़ेगी। और अगर आप एनसीईआरटी को लेकर चिंतित हैं कि यार एनसीईआरटी किताबें क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आता, तो 5 विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपको एनसीईआरटी का समरी अच्छे से जो भी आपके लिए उपयोगी है वो हिंदी भाषा में मिल जाएगा। कंपाइलेशन एजे लाइव कोड लगाएंगे तो मात्र 1200 रुपए में, 1199 में आपको प्राप्त हो जाएगा। आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।